बड़े अतिथि हमारे बीच आ चुके हैं। मल्लाह समाज की आवाज सन ऑफ मल्लाह और बिहार की राजनीति का सबसे चौंकाने वाला चेहरा, कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ, लेकिन अब अपने दम पर खड़ा होने का दावा करने वाला नेता, जिसकी नजर सत्ता पर है और जमीनी पकड़ मल्लाह वोट बैंक पर। सवाल यह भी है, क्या मुकेश सहनी सिर्फ प्रतीक बनकर रह गए हैं या समाज का असली सशक्तिकरण लाने वाले रणनीतिकार हैं? बिहार की राजनीति में अगर कोई साइलेंट गेम चेंजर रहा है पिछले कुछ वर्षों में, तो वो है वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। जोरदार तालियों के साथ बिहार की बात के इस मंच पर स्वागत कीजिए विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी का। बिहार की बात के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है मुकेश सहनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार के डिप्टी सीएम, एनडीए के नेता सम्राट चौधरी जी बिहार की बात के इस मंच पर आपसे पहले थे। उन्होंने कहा, मुकेश सहनी मेरे भाई हैं, लेकिन वह कौरवों की सेना में खड़े हैं, कौरवों की सेना के साथ हैं। और मेरा भाई मुकेश सहनी इस सच को जानता है कि जब वह मेरे साथ होते हैं तो खाता खुल जाता है, और जब वह कौरवों की सेना के साथ होते हैं तो जीरो पर आउट होते हैं। सम्राट चौधरी को आपका जवाब, सवाल यहीं से। देखिए, सही बात है कि हम लोग भाई समान हैं जी। बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के गरीब पिछड़ा के हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। और वो भी कभी सामाजिक न्याय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पाठशाला से ही निकले हैं। बिल्कुल। तो विचार भी दिल भी दोनों एक साथ हम लोगों को मिल ही रहा है। और जो वो बात रखे हैं तो वो सच खुद जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विचार क्या है, आरएसएस का विचार क्या है, गरीब पिछड़ा दलित का विचार क्या है। और हम लोग अभी संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हैं। ये बात सही है कि वो जीत उनकी हो रही है, और वो 2020 में अगर उनकी जीत हुई है, सरकार बनी है, तो सिर्फ वीआईपी पार्टी की वजह से बनी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी की वजह से? वीआईपी पार्टी की वजह से यदि बनी आपने है। पाला बदल लिया होता तो अगर उस समय यही मोरिया होटल और यही जगह है। जी बिल्कुल, मुझे याद है। यहाँ पे अगर गठबंधन अगर हम तोड़ के नहीं निकलते जी, और उनके दिल्ली के राजनेता अगर हमसे संपर्क करके गठबंधन में नहीं लाते जी, तो शायद उस समय सरकार उनका नहीं बनता। और खाता हमारा उनके वजह से कभी नहीं खुला है। हम जहां जिस दल में रहे, जहां पे रहे, वहां पे उस तरीके से ताकत के साथ सरकार हमने बनाया है। 2020 में आपको भी पता है कि अगर हम समर्थन नहीं देते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बनते। और सम्राट भाई अभी है भारतीय जनता पार्टी में, वहां पे उनको नेतृत्व मिला है, वहां पे वो अच्छा काम करे। और परिस्थिति ऐसा बना है कि सम्राट जी को आगे लाया गया है। ठीक है, परिस्थिति में फिर बदलाव होगा तो सम्राट चौधरी बहुत पीछे चले जाएंगे। 2020 में आप देखेंगे तो बिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर जी को लाया गया था, रेणु देवी और तारकिशोर, रेणु दीदी को लाए गए थे। लेकिन अभी परिस्थिति बना है, जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में चले गए तो लव कुछ वोट को देखते हुए सम्राट भाई को आगे लाया गया है। अब वो अपनी पार्टी में है, निश्चित तौर पे उनको अपनी पार्टी के गठबंधन के लिए काम करना चाहिए। भाई तो कह रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं आप कौरवों की सेना के साथ खड़े हैं, तो कौरव कौन है और पांडव कौन है, और सेना किसकी है यह भी बता दीजिए। क्या सच में आप कौरवों के साथ खड़े हैं कि पांडवों के साथ खड़े हैं? यदि कौरव के साथ खड़े हैं तो हारेंगे, पांडव के साथ खड़े रहेंगे तो जीतेंगे। देखिए, हम तो इतना मानते हैं, न हम कौरव के सेना में न पांडव के सेना में है जी। हम गरीब पिछड़ा दलित की हक और अधिकार के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कभी हमारे पूर्वज ने इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा, बलिदान दिया है। हमारे बड़े बड़े महापुरुष, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तमाम बड़े बड़े नेता सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए संघर्ष किया। आज वही हम लोग भी सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए आज काम कर रहे हैं। हम किसी सेना में नहीं हैं जी। और हम लोगों के संघर्ष पे आप आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएंगे। और जिनका नाम हमने लिया, लालू प्रसाद यादव जी या कर्पूरी ठाकुर जी, उनके संघर्ष के वजह से आज हम लोग सर उठा के जी रहे हैं। और सम्राट चौधरी जी भी अगर इस लायक हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी सबके संघर्ष की वजह से है।
मुकेश जी, आपने रामविलास पासवान जी का भी नाम ले लिया। रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं चिराग पासवान, मूड उनका कुछ खराब चल रहा है उधर। तो आपका राजनीतिक इशारा यह तो नहीं है कि भाई चिराग इधर ही आ जाओ, जब मूड खराब है तो यहाँ आओ, मूड ठीक कर देते हैं? नहीं, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि अपने वजूद को पहचानिए, अपने आप वजूद को पहचानिए। हाँ। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोगों के अभिभावक नेता रहे हैं जी। उनके साथ काफी लंबा समय हमने काम किया है। उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए, विचार पे चलिए। और अभी मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से उनके आत्मा से आवाज निकल रही है जी। और मुझे लग रहा है कि आत्मा जग रही है जी। और मैं चाहूंगा कि उनकी आत्मा जगे और स्वर्गीय पासवान जी के बताए हुए रास्ते पे चले, सामाजिक न्याय को मजबूत देने के लिए आगे बढ़े। सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए महागठबंधन की ओर चले आए। स्वागत भाई है, स्वागत है, साथ में आएंगे, काम करेंगे, बिहार की तरक्की होगा, सब मिलकर हम लोग काम करेंगे। आज तो ऐसा हो रहा है कि हम बिहारी को गुजरात के लोग बेवकूफ बना के दिल्ली में बैठे हैं। और नहीं, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी बेवकूफ बना करके दिल्ली में बैठे? हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ। आज देखिए, बिहार को 11 सालों से बिहार के पिछली चुनाव में, अब 14 में देखिएगा तो 32 सांसद, 19 में देखिएगा तो 39 सांसद, 40 में 39 सांसद, इस बार भी देखिएगा तो 40 में से 30 सांसद कहीं ना कहीं सहयोग करके और मोदी जी की सरकार बना रहे। अगर 2 बार अगर सरकार बना है तो बिहार के बहुमत के कारण बना है। लेकिन बिहार को क्या मिल रहा है जी? खेल के नाम पर बिहार में पिछले 11 सालों में मात्र 350 करोड़ रुपया मिला है और वही गुजरात को 3200 करोड़ रुपया पिछले 11 सालों में मिला है, जबकि गुजरात से डबल आबादी हमारे बिहार का है। और ही नहीं, हमारे बिहार में बच्चे ने 37 मेडल पिछले 11 साल में प्राप्त किया, गुजरात ने पिछले 11 सालों में 17 मेडल प्राप्त किया। हमारे 37 में से 6 गोल्ड मेडल बिहार के बच्चे ने प्राप्त किया। हमारी आबादी डबल है, उसके बावजूद भी देखिए क्या हमसे 10 गुना ज़्यादा पैसा गुजरात को डेवलपमेंट के लिए जा रहा है और बिहार को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यही माननीय नीतीश कुमार जी कितने बार, हजारों बार, सैकड़ों बार उन्होंने गला फाड़ फाड़ के कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए और इसके लिए लड़ाई लड़ा गया। नीतीश जी को किस तरीके से बताया गया कि डीएनए खराब है, किस तरीके से पूरे बिहार के जनता का एक एक आदमी ने अपना बाल नाखून काट कर मोदी जी को भेजा गया। तो आज ये बात अलग है कि वो लोग एक साथ में है तो वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है, बिहार के लिए क्या सोचा है, बिहार के लिए क्या किए हैं। तो ये नहीं चाहते कि कभी गरीब पिछड़ा समाज का बेटा आगे बढ़े, बिहार तरक्की करे। ये बिहार में आएंगे, ट्रेन देंगे ताकि यहाँ पे लेबर भर भर के गुजरात जाए, लेकिन बिहार में बेहतर फैक्ट्री की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे उद्योग की बात नहीं करेंगे। है ना, पिछले 11 साल से दिल्ली में सरकार है बीजेपी के, यहाँ पे भी गठबंधन के पिछले 20 सालों से सरकार है। बताए ना कितने फैक्ट्री खुलवाए हैं, कितने उद्योगपति बिहार में आए, बताए। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, महागठबंधन में मैं सीटों की बात करूं, वीआईपी को कितनी सीटें, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, हाँ या ना, इसके पहले आज बिहार की बात के इस मंच पर तेजस्वी यादव थे और बाद में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी भी आए। तेजस्वी यादव ने कहा, नेता तो मैं ही हूं और भविष्य का मुख्यमंत्री भी मैं ही हूं। लेकिन जब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी आए तो उन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है। यह कहने से बचते रहे कि वे महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। मुकेश सहनी क्या मानते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं या महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी है जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी तेजस्वी जी हैं। हाँ। और सरकार बनने के बाद बिहार के सीएम भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। मतलब वीआईपी मान रही है कि महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव ही हैं। बिल्कुल। और मैं ये एक बार नहीं, कई बार, सैकड़ों बार हमने कह चुका है। हाँ। और बिहार में 2020 में भी तेजस्वी जी के ही नाम पे चुनाव हुआ है और हमारे गठबंधन में तेजस्वी जी से बड़ा कोई चेहरा भी नहीं है। और रहा कि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, उनकी अपनी मजबूरी है, वहाँ दिल्ली से डिसाइड होना है। राहुल गांधी जी को मोहर मारना, मैडम सोनिया गांधी जी को को मोहर मारना है
और राजेश राम जी एक पार्टी के सिपाही है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है, तो शायद इसलिए वो संकोच करते होंगे, नहीं बात रखे होंगे। लेकिन मैं अपने पार्टी का लीडर होने के नाते क्लियर है कि हमारे महागठबंधन का चेहरा जो है तेजस्वी प्रसाद यादव राहुल जी है। गांधी देरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, देरी का खामियाजा महाराष्ट्र में भुगता गया, देरी का खामियाजा हरियाणा में भुगता गया। राहुल गांधी को क्या परेशानी है तेजस्वी यादव से जो नाम के ऐलान में विलंब हो रहा है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है जी। देखिए, एक साथ में राहुल गांधी जी भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि सब चीज एक साथ में क्लियर हो जाए। जी। कौन दल कितने सीट पर लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे, कौन से पार्टी को क्या सरकार बनने के बाद किसका क्या भूमिका होने वाला है, सारे चीज स्पष्ट हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि 2 हफ्ता का समय और आपको हम 2 हफ्ते में 2 हफ्ते के अंदर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। जी। खबर ये आ रही है कि आपने 60 सीटें मांगी, जी। लेकिन जो महागठबंधन की स्थिति है, आप संख्या कुछ कम करने को तैयार हो गए हैं। तो यह संख्या 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 30 से 40 के बीच में है, 40 से 50 के बीच में है, कि 50 से 60 के बीच में है? कितना कम हुए हैं आप? देखिए, मार्च महीने ही में हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में कुछ पार्टी के लिए भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है कि बिहार में सरकार हमारी बनेगी तो महागठबंधन में अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, और हमारे पास जिस हिसाब से ताकत है, वोट है, जिस हिसाब से हम सरकार बना सकते हैं, जिस हिसाब से हमारे पास कैंडिडेट हैं, लोग हैं, कार्यकर्ता है, उस अनुकूल हम लोगों को 60 सीट लड़ना चाहिए। ये पब्लिक डोमेन में है, अभी भी वही है, 60 सीट लड़ना है। गठबंधन प्लेटफॉर्म पे जब कोऑर्डिनेशन कमेटी में हम लोग बैठ रहे हैं, चर्चा हो रहा है, तो 2, 4, 5 सीट आगे पीछे होगा, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 50 से 60 अभी वो मान के चलिए, यही 2-4 सीट कम हो सकता है। हाँ। और इसके लिए हम कंफर्टेबल हैं कि कम ज्यादा करने के लिए जी। और इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि हम लोग कंफर्टेबली सरकार बनाएंगे। सीट हमारे लिए मायने नहीं रखता है, हम विचार के साथ अभी राजनीति कर रहे हैं, विचार के साथ हैं। और हमने देखा महागठबंधन में भी हमने काम करके देखा और एनडीए में भी काम करके देखा, तो जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, अजगर है। अजगर है अजगर भारतीय जनता पार्टी, अजगर है। इतिहास गवाह है। अच्छा, जिनके साथ रहा है, जिनके साथ काम किया है, उंगली पकड़ के खड़ा हुए हैं, और एक समय आने के बाद, वो बड़ा होने के बाद जिनके उंगली पकड़ के खड़े हुए ना, उन्हीं को गिले हैं। अच्छा, उन्हीं को निगल चुके हैं। हाँ। चाहे वो महाराष्ट्र में देख लीजिए, शिवसेना को उंगली पकड़ के, बाला साहब ठाकरे को उंगली पकड़ के वहां पे पैर जमाए, और फिर क्या हुआ अंत में, या बिहार में नीतीश कुमार जी को उंगली पकड़ के बिहार में अपने पैर पसारे, और बिहार में नीतीश जी के साथ 2020 में क्या किए। मेरे साथ आपने देख लीजिए 2020 में साथ लेकर गठबंधन में किस तरीके से काम करके हमारे वजह से सरकार बना, और फिर हमारी पार्टी को किस तरीके से निगल गए, हमारे विधायक को ले लिए। तो ये अजगर है, इनके साथ हमने काम कर लिया है, देख लिया है। अभी हम लोग एक विचार के साथ, महागठबंधन के साथ मजबूती से है, वहां सरकार बनाएंगे। सीट 2, 4, 5 सीट कम ज्यादा कोई मायने नहीं रखता, हम दोनों भाई मिलकर बिहार में सरकार आपने अपनी बनाएंगे। सीटों की लिस्ट सौंप दी है महागठबंधन में उम्मीदवारों सहित? 1 to 1 सीट पे चर्चा हो रहा है। 1 to 1 सीट पर चर्चा सीट पे चर्चा हो रहा है। आपने एक बात कही कि भाजपा अजगर है और नीतीश कुमार को भी निगल रही है। क्या आपको लगता है कि भाजपा का प्लान तैयार है कि जेडीयू को खत्म कर देना है? प्लान तैयार है, लेकिन ये जयललिता वाला स्कीम बिहार में लागू करेंगे। हाँ। धीरे धीरे ऑटोमेटिक हैप्पी वेंडअप करवाएंगे नीतीश जी का। जी। और नीतीश जी का आप सब जान रहे हैं कि तबीयत अस्वस्थ है, तो वो आप उनके भी महसूस करते हैं? महसूस करता हूं। और उनके पार्टी में जो लोग अभी टॉप लेवल पे है, सब इंटरनल नाम के लिए बीजेपी जेडीयू में है, लेकिन इंटरनल सब बीजेपी हो चुके हैं। उसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। और जिस रोज नीतीश जी का तबीयत ज्यादा खराब होगा, तो उस रोज वो सारे जेडीयू जो है वो बीजेपी हो जाएंगे। सारा जेडीयू बीजेपी हो जाएगा। बीजेपी हो जाएगा। आज तेजस्वी यादव जी ने यह भी कहा कि बिहार में बीजेपी जी, देखिए मंगल पांडे को मुख्यमंत्री बनाएगी। क्या इस बात से आप सहमत हैं कि यहाँ पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो शासन है वह खत्म करने का बीजेपी का प्लान है, और फिर कोई मंगल पांडे हो या कोई और हो, उन्हें सत्ता की कमान सौंपी जा सकती है? नहीं, देखिए, इससे पहले आप उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में, जी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरीके से वहां पे अति पिछड़ा समाज से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो थे केशव प्रसाद मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पे चुनाव हुआ 2017 में, और योगी जी को लाद दिया गया। बिल्कुल। तो बिहार में भी है, भाजपा का दिल में, आरएसएस के दिल में कसक है
किसी वो अपने आरएसएस बैकग्राउंड के लोगों को यहाँ मुख्यमंत्री बनाना है, कसक है। अब कब क्या करेंगे ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उनके सोच और सपना तो है भारतीय जनता पार्टी का कि वो अपने में से कोर वोट में से वो बिहार में मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन मुझे लगता है कि यह असंभव है, असंभव बिहार में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगला सरकार जो हम लोग का बनने के लिए जा रहा है और उनके सोच और सपना तो है, लेकिन सरकार उनका बन नहीं रहा है, तो इसलिए नहीं बना पाएंगे। सरकार हम लोग बना रहे हैं। अति पिछड़ा का बेटा मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होगा? जी हाँ, जरूर जरूर होगा। तो फिर दलित का बेटा राजेश राम क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री होगा? क्यों नहीं हो सकते हैं? मतलब महागठबंधन की सरकार बनती है तो 1 2 3 देखिए, सरकार में सभी जाति सभी धर्म को जी जगह मिलना है, किसी से कोई भेदभाव नहीं होना जी। है। रहा लीडरशिप की बात है तो पार्टी नेतृत्व जो है वो डिसीजन लेंगे कि कौन लीडर होंगे। किसी के बारे में बोल देने से राहुल गांधी जी निर्णय लेंगे कि हमारे उसके कांग्रेस पार्टी से कौन लीडर होंगे, कितने सीट पर लड़ेंगे, उसके कैंडिडेट कौन होंगे। रहा कि राष्ट्रीय जनता दल से क्लियर हो चुका है कि सीएम चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, और वीआईपी से क्लियर हो चुका है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वीआईपी पार्टी का अति पिछड़ा का बेटा होगा। ये क्लियर हो चुका है। आज तेजस्वी यादव ने भी संकेत दिया है कि 1 से अधिक भी बिहार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं महागठबंधन की सरकार में। तो मुकेश सहनी जी को यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री बनने की बजाय बिहार की बात के इस मंच से आप लोग भी तालियां तो बजा ही दीजिए। जी, अगला सवाल। मुकेश सहनी जी, अब थोड़ा सवाल व्यक्तिगत कर लेते हैं। बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। जब आप राजनीति में आपका पदार्पण हो रहा था, उस समय आप कह रहे थे कि निषाद समाज के आरक्षण को मुद्दा बना करके आप राजनीति में आए थे। बिहार की जनता ने आपका सम्मान भी किया, आप बिहार सरकार में मंत्री भी बने। एनडीए की सरकार थी बिहार में, और उसी समय केंद्र में एनडीए की ही सरकार थी। उस समय आप मंत्री रहते हुए उस निषाद आरक्षण के लिए क्या किए? इसके साथ ही एक और सवाल हम इसमें जोड़ देते हैं, अगर बिहार में 2025 के चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या आप निषाद समाज के लिए स्पेशल बिल का ऐलान करेंगे, उसको लेकर के आएंगे, या फिर ये सब सिर्फ हवाबाजी है? देखिए, आपको पता होगा कि निषाद समाज का अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए ही हमारी पार्टी का उदय हुआ है। और मेरा मानना है कि जब बंगाल में निषाद समुदाय को या दिल्ली में निषाद समुदाय के सभी उपजाति, बिंद बेलदार, नुनिया, मला, चायतियर, बनपड़, गोरी 22 उपजाति है जिनकी आबादी 11% है, इनको वहाँ पे आरक्षण है, तो बिहार में भी होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते पार्टी बनाए, और पार्टी बनने के बाद फिर मंत्री भी हम बने। और आपने देखा होगा उसी समय में मंत्री रहने के बावजूद भी हम राज्यपाल महोदय से मिले थे, क्योंकि सरकार का हिस्सा मैं था और ये काम जो है भारत सरकार को करना था। और मैंने राज्यपाल महोदय से भी मिला था। उस समय में हमने हमारा स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा कि आरक्षण के लिए अगर हमको कुर्सी पर लात भी मारना पड़ेगा तो हम मार देंगे, लेकिन हम आरक्षण से पीछे समझौता नहीं करेंगे। और आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार से उत्तर प्रदेश तक मैं चला गया। वहां पे भी एनडीए को हम अपनी ताकत दिखा रहे थे कि आप निषाद समुदाय को आरक्षण दीजिए, वरना निषाद समाज आपके साथ नहीं होंगे। ये हिंदुस्तान में पहला ऐसा व्यक्ति मैं होऊंगा कि एनडीए गठबंधन में रहकर, मंत्री रहकर, और योगी जी और मोदी जी को विरोध में उत्तर प्रदेश में जाके 50 सीट पर मैंने चुनाव लड़ा था। मैं अपने पद के लिए, पावर के लिए मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा था, और अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा था। उसी का अंजाम है कि उन्होंने हमारी पार्टी को और हमारे विधायक को उन्होंने खरीद लिया। तो निश्चित तौर पे ये हमारा संकल्प है। और रहा कि काम तो भारत सरकार को करना है, तो उनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट में पास करके फिर से अनुशंसा भारत सरकार को भेजा जाएगा, और भारत सरकार को निर्णय लेना है। और निश्चित तौर पे जब हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी 29 में, तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी का भी नारा ही है कि देश के जाति आधारित गणना कराना है। जिस जाति का जितना संख्या है उस जाति समाज को उतना आरक्षण देना है। ये 50% का दीवार तोड़ना है, तो सबको वहाँ पे हिस्सेदारी भरपूर मिलना है। तो उसी मिशन पे अभी हम लोग लगे हुए हैं। और रहा कि बिहार में सरकार की तरफ से जो विकास में काम है, तो सभी जाति सभी धर्म के लिए हम लोग काम करेंगे। और निषाद के साथ जो बरसों से 77 सालों से जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय जो है वो खत्म होगा। जैसे अभी आप देखिएगा, भारत सरकार से एक योजना है जो 3 महीना मछुआरा को मछली मारने से रोका जाता है, जिसके लिए मुआवजा भारत सरकार तय किया है। तो 1 महीने का मुआवजा है ना 500 रुपया तय किया। आप बताइए कि आज के समय में कोई मछुआरा परिवार 500 रुपया में उसका घर कैसे चलेगा? तो यही सेम योजना हम बिहार में लागू करेंगे, और वो 500 की जगह 5000 रुपया हम करेंगे। 500 रुपए की जगह 5000 करेंगे, 5000 रुपया करेंगे जी। अच्छा मुकेश सहनी जी, देखिए एक बात होती है जब वीआईपी की बात होती है या आरजेडी की बात होती है। आरजेडी के बारे में कहा जाता है माई की पार्टी है, मुसलमान और यादव की बात पार्टी है।
तेजस्वी जी कभी A to Z की बात कर भी देते हैं, माए बाप की बात भी कर देते हैं, लेकिन उनके कुछ नेता भूरा बाल साफ करो की बात भी कर देते हैं। और वीआईपी की जब बात होती है तो मल्लाहों की पार्टी है, तो मल्लाहों की पार्टी से अब आप आगे बढ़े हैं कि वहीं तक टिके हैं? क्योंकि सिर्फ मल्लाह आपको बिहार की सत्ता तो दिला नहीं सकते हैं। देखिए, मेरा बुनियाद निषाद है, पार्टी का रीढ़ का हड्डी निषाद है, उन्हीं के खून पसीना पे ये पार्टी इस मुकाम तक पहुंचा है। पार्टी मैं मानता हूं कि सभी जाति सभी धर्म के लोगों का है। आपने इससे पहले हमने 2-3 चुनाव हमने लड़ा, उस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो हमारे चुनाव का देखेंगे तो सभी जाति सभी धर्म के लोगों को हम लोगों ने जगह दिया है, और सबसे ज़्यादा जगह हमारी पार्टी में ओबीसी को हम लोग जगह दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में अगला चुनाव जो होगा उसमें अति पिछड़ा समाज का ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हम लोग देंगे। पार्टी के मैनिफेस्टो में हमारा घोषणा पत्र में है कि 50% सीट अति पिछड़ा और एससी को हम लोग आने वाले समय में चुनाव लड़ाएंगे। इससे पहले लोकसभा भी देखेंगे तो 3 सीट हम लड़े, तो 1 एससी और 2 ओबीसी को लड़ाई। इससे पहले भी अगर देखेंगे लोकसभा तो उसमें भी मैक्सिमम जो है ओबीसी को हमने लड़ाया है। विधानसभा की बात करेंगे तो उसमें आपने देखा कि सभी जाति सभी धर्म को लोगों को हमने, सामान्य वर्ग के लोगों को भी हमने टिकट 4 टिकट दिया है, एससी को भी टिकट दिया, ओबीसी में भी दिया, निषाद समाज में भी हमने 5 टिकट दिया था। तो आने वाला समय में हम अति पिछड़ा पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को लेकर हम लोग चल रहे हैं, जो सामाजिक न्याय के साथ जो बंधे हैं सभी को हम लोग सम्मान देंगे। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, जिनकी जितनी संख्या है जितने उनके उतने हिस्सेदारी हम लोग देंगे। ये हम भाजपा के साथ नहीं कर सकते हैं कि पिछले 2020 के चुनाव में आप देखेंगे 110 सीट चुनाव लड़े और 110 सीट में 50% यानी कि सामान्य वर्ग को उन्होंने टिकट दिया है, और वो कहते हैं कि अति पिछड़ा का वोट लेंगे, लेकिन अति पिछड़ा को सिर्फ मात्र 9% उन्होंने टिकट दिया है। यानी कि 37% के साथ नाइंसाफी उन्होंने किया, मात्र 9% टिकट दिया है, और 15% आबादी को उन्होंने 50% टिकट दिया। ये हमारी पार्टी के साथ नहीं होगा। हमारे पार्टी में सभी जाति सभी धर्म को जिसकी जितनी संख्या होगा उतने उनसे हिस्सेदारी हम देंगे। तो अति पिछड़ा प्राथमिकता है, लेकिन आपकी नीति में भूरा बाल साफ करना भी नहीं है। बिल्कुल ही नहीं। ऐसा तो हम आरजेडी में भी कभी नहीं सुने हैं। एक परसेप्शन बनाया गया है, लेकिन लालू जी ने कई बार और उनके लोगों ने कहा है, हमने जगतानंद सिंह जी से बैठा चर्चा, घंटों भर हमने चर्चा किया। उन्होंने हमको, उस समय में तो हम राजनीति में थे नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि कभी लालू जी ने ऐसा कभी नहीं बोला। कहां से निकला, कैसे निकला, इसको कैसे मीडिया में तूल दे दिया गया और गांव-गांव तक इसको पहुंचा दिया गया, जबकि जगतानंद सिंह जी बहुत पुराने नेता हैं। बिल्कुल। और भूरा भाल में से ही आते हैं, अभी फिर से नारा लग गया, समुदाय से आते हैं। अभी फिर से नारा लग गया था। और जी हाँ, क्या गया? अभी फिर से नारा लग गया था। कहाँ पे ताला लग गया? गया में नारा लग गया था। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हाँ जी, लगाने वाला लगा सकते, हो सकता है हमारे विरोधी जो है वही इस बात को फैलाएंगे, जिनको सूट करेंगे आपस में भाई भाई में लड़ाने का, वो इस ऐसा कर सकते हैं। जैसे आज बिहार हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान किस तरीके से इतना अच्छे संबंध रख के भाई एक दूसरे को रहते, लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में तनाव कराना चाहते, लड़ाई लगाना चाहते। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरीके से नारा में बिलीव करते होंगे। तेजस्वी जी ने तो कई बार, एक बार ने हजारों बार गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। उस पार्टी में देखिएगा तो सभी जाति सभी धर्म के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। मनोज झा जी जैसे भले वोट ना मिले मनोज झा जी का, लेकिन उसको राज्यसभा सांसद बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से सम्मान दे रहे, तो उसको कैसे कह सकते कि वो किसी जाति और किसी समुदाय, मतलब आप कह रहे हैं ब्राह्मण जो है वोट नहीं करते हैं आरजेडी को? सच्चाई यही है, सच्चाई यही है, सच्चाई ये है। हम मानते हैं इस बात को। हाँ, कोई दोस्ती यारी में पर्सनल लेवल पे अगर हम लोगों को वोट दे देते होंगे तो ये बात अलग है, लेकिन एक बड़ा समूह जो है हम लोगों को वोट नहीं करते हैं। और हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप एक बार हम लोगों को, हमारे गठबंधन के ऊपर आप लोग भरोसा कीजिए। हम लोग दिल खोल के आप लोग को हमेशा स्वागत करने के लिए पहले भी खड़े थे, अभी भी हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और जो गलती कभी हुआ होगा वो गलती दोबारा कभी हम लोगों के रहते हुए भविष्य में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को 35 से 40 साल राजनीति करना है, समाज सेवा करना है। हम लोगों को उम्र लंबा है और हर 5 साल में हम लोगों को एग्जाम होता है। और इस बार अगर हम लोग को आप मौका देते हैं और 5 साल में अगर हम बेहतर नहीं करते, बेहतर रास्ते पे नहीं चलते, तो अगली बार आप हमको नकार दीजिएगा। लेकिन एक बार 5 साल के लिए मौका देके देखिए, नए लोगों को, युवा को दे के देखिए, और हम लोग आपके भरोसे पे उतरेंगे। मुकेश सहनी जी, आप जो है तेजस्वी यादव जी को सीएम फेस तो मानते हैं, लेकिन जैसा कि राजेश राम जी ने भी अभी मंच पर, यहीं पर लाइव सिटीज के इस मंच पर स्पष्ट नहीं किया सीएम फेस को लेकर के,
लेकिन क्या 2020 से पहले अगर देखें तो वहाँ भी महागठबंधन टूट चुकी थी पहले भी। तो अगर इस बार महागठबंधन टूटती है तो आप जिम्मेदार किसे मानेंगे? और क्या वीआईपी पार्टी अकेले अगर चुनाव लड़ती है तो कितने सीटों पर वीआईपी अपना प्रभाव दिखा पाएगी? देखिए, ये कल्पना करना छोड़ दीजिए कि हम अकेला चुनाव लड़ेंगे। अकेला लड़ेंगे, अकेले कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे इधर रहेंगे चाहे उधर रहेंगे। ठीक है। रहा कि गठबंधन टूटा जी। तो सबका जवाबदेही है, सबकी जवाब- गलती होगा। उसमें मुकेश सहनी भी गुनहगार होंगे, कांग्रेस पार्टी भी गुनहगार होंगे, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी गुनहगार होंगे, और लेफ्ट के साथी जो है वो भी गुनहगार होंगे। गठबंधन से एक भी घटक दल कोई भी हो, वो अगर बाहर जाएंगे तो सब गुनहगार होंगे। यहाँ तक हम लोगों के पास सीट पर्याप्त है। हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में कुछ दल जो है वो हमारे गठबंधन में आएंगे और हम लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं 2 महीने पहले दिल्ली में अमित शाह जी से मिला और मैंने आपकी चर्चा छेड़ दी, तो उन्होंने कहा मुकेश सहनी जी तो मेरे ही हैं। हाँ, मेरा ही लड़का है मुकेश, ठीक है। तो मुकेश सहनी जी को आज भी अमित शाह इतना प्यार करते हैं। और मुझे याद है जिस मौर्य होटल कांड का स्मरण आप करा रहे थे, आप यहाँ से नाराज होकर निकले थे, तब डाकबंगला चौराहे पर आपकी ऑफिस थी, और डाकबंगला चौराहे पर आप अपने ऑफिस में पहुंचते इसके पहले ही अमित शाह की घंटी आपके फोन पर बज जाती है। अमित शाह, देखिए, ये बात सही है कि राजनीति में मैं जब पैर रखा 2014 में जी, और 2014 में जिला लेवल पे हमने काम किया, और 2015 में जब मैं पटना आया और पहला चुनाव 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव था, और मोदी जी देश में सरकार बना चुके थे, और दिल्ली चुनाव हारने के बाद बिहार का सेकंड चुनाव था। और बिहार में जिस तरीके से उन्होंने देखा कि यहाँ पे पिछड़ा समाज का बहुत अच्छा बोलबाला है, और उनसे हमारी मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम जब ही। हम भी मुंबई शहर में रहे हैं, वो गुजरात से रहे हैं, तो उन्होंने कुछ चीज़ें हम में देखे जो उनको काफ़ी पसंद में आया उस समय में, कि उनको लगा कि ये आदमी बहुत भरोसेमंद आदमी है। और उन्होंने बिहार में 51 जगह रैली की, जिसमें 47 रैली हमको साथ में लेके गए, और काफ़ी अच्छा हम लोगों ने साथ में काम किया। अगर राजनीति में अगर कह सकते हैं कि अगर मैं किसी को अगर अपना गुरु मानूं जी, तो निश्चित तौर पे, भले वो कितना ज्ञान दिए नहीं दिए वो बात की बात है, गुरु तो मैं मान सकता हूं कि अमित शाह जी से मैंने बहुत कुछ देखिए, सीखा। मुकेश सहनी के राजनीतिक गुरु अमित शाह हैं, समझ लीजिए। और अभी सुमन सौरभ ने सवाल पूछा था कि महागठबंधन में कोई टूट होती है तो जवाबदेही सबकी बनेगी। तो राजनीति में मैं उनको उंगली पकड़कर, क्योंकि बड़े नेता, देश के बड़े नेता थे उस समय भी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनके साथ मैंने काफी मंच को साझा किया और बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा। और वहां से मैंने अपने कैरियर को स्टार्ट किया। और बिहार में उन्होंने बहुत बार कोशिश किया कि वो अपने जाल में फंसाने के लिए, लेकिन मैं मल्लाह का बेटा हूं, जाल में मैं खुद मछली को फंसाता हूं, मैं किसी के जाल में फंसता नहीं हूं। मेरा उनसे हमेशा एक ही आग्रह रहा कि आप जो हमारी लड़ाई है निषाद आरक्षण, वो आप लागू कर दीजिए। आप जो कहिएगा वो मैं करूंगा, आप प्राण मांगिएगा तो मैं प्राण दे दूंगा। बगैर आरक्षण का हम आपके पार्टी में नहीं आ सकते हैं। वो पार्टी बनाने से पहले भी इच्छा रखते थे कि हमारे दल में रहे, और पार्टी बनाने के बाद भी काफी प्रयास किए कि हमारे पार्टी में अपनी पार्टी को विलय कर ले, लेकिन मैंने कहा यह असंभव है, और आरक्षण आप लागू कर दीजिएगा तो जो कहिएगा वो मैं सब कर सकता हूं। आज भी तैयार हैं आप? और आज भी मैं तैयार हूं कि आरक्षण वो लागू करेंगे तो वो हमसे प्राण भी मांगेंगे तो हम देंगे, वरना आरक्षण के बगैर उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं। हो सकता है वो हमारे गुरु हैं, लेकिन हम वो एकलब नहीं है कि अपना अंगूठा काट के उनको दान में दे देंगे। बिल्कुल, हम आज के एकलब हैं जी। आज अगर हमको अगर कोई उंगली दिखाएंगे तो ये बर्दाश्त हम करने के लिए नहीं है। 77 साल हो गया हमारा समाज दबा कुचला है, अब हम लोगों को मौका मिला है कि हम अपनी वजूद को पाए। हनुमान के जैसे शक्ति हमारे पास है, उसको एहसास करें, और हमारे समाज में वो ताकत है कि किसी के भी सोना का लंका को जला सकते हैं, वो ताकत हमने बनाया है। मुकेश सहनी को अंगुली दिखाने के लिए बहुत सारी कोशिशें होती है, कभी राजभूषण चौधरी निषाद, कभी हरी सहनी, कभी मदन सहनी। तो एक बात कही जाती है, किस्मत दगा दे देती है मुकेश सहनी को। जो उनकी पाठशाला से निकलता है वो आगे चल जाता है, और मुकेश सहनी को संघर्ष के रास्ते पर ही लड़ना पड़ता है। नहीं, देखिए, ये समय समय की बात है जी। अभी किन्हीं को थोड़ा सा तैयारी करना है, चपरासी बनना है, चपरासी बनना है, तो आप चपरासी बनेंगे। अब जिनको आईएएस बनना, आईपीएस क्लियर करना है, तो उनको तो अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा और लंबा समय तक पढ़ाई करना पड़ेगा। तो हम जो है
वो लंबा लड़ाई लड़ना चाह रहे जी। हैं। हम ऐसा लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि इसके बाद हमको कभी मुड़ के हमारे आने वाला पीढ़ी को नहीं देखना पड़ेगा। जैसे लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ा, जैसे हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने लड़ा कि एक बेहतर बिहार उन्होंने बना के दिया, अपने समाज को एक बेहतर प्लेटफॉर्म बना के दिया। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म दूं। आज जो आप राजभूषण जी के नाम ले रहे हैं, हरी सहनी जी के नाम ले रहे हैं, ये सब तो मुकेश सहनी का निषाद क्रांति का ही देन है। बिल्कुल। अगर निषाद क्रांति का उदय अगर बिहार में नहीं होता तो इन लोगों का नामो निशान नहीं होता। कुछ लोगों को तो हम लोगों ने राजनीति में उंगली पकड़ के लाए हैं। इसीलिए पिछले आपने- विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा तो वीआईपी का सदस्यता हरी सहनी ले चुके थे और हमको अपना नेता मानते थे। तो अभी ये बात अलग है कि लोहा को काटने के लिए लोहा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोहा जो है, जो आरी होता है वो आरी का एक अपना वजूद होता है। लोहा दूसरा कट सकता है लेकिन आरी कभी नहीं कट सकता। तो वो हमारी ताकत ये है, वो ठीक है। इससे हमको फायदा ही हो रहा है कि समाज में जागरूकता आ रहा है, समाज में नेता लीडर उभर रहे हैं, बन रहे हैं। तो इससे लोग देख के और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए शुभ है। लेकिन हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं और हमें आप बड़ी कोई तैयारी फर्क नहीं कर रहे पड़ता है कि कोई हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं रैपिड फायर सेशन की ओर जी। और बिल्कुल तेज सवाल लेते हैं और तेज जवाब जानते हैं। बिल्कुल संक्षिप्त। मुकेश सहनी यदि नेता नहीं होते तो क्या होते? बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन रहते। जी हाँ। दूसरा सवाल, मुकेश सहनी खाना बनाना जानते हैं? मछली बनाए हैं खुद से या दूसरों का बनाया हुआ खाते हैं, खिलाते हैं? मैं खाना, जब मैं बॉम्बे में अकेले रह रहा था, संघर्ष का समय जब था जी। तो घर का सारा काम मैं करता था, बर्तन भी मैं धोता था और खाना जो भी बनाना है, चावल दाल रोटी सब्जी जो भी बनाने की आवश्यकता, सारा खाना मैं स्वयं खुद बनाता था, खुद भी खाता था, दोस्त लोग के साथ में खिलाता था। दोस्तों के साथ भी खाते थे। मुकेश सहनी सुबह उठकर सबसे पहले किसका साथ पसंद करते हैं? मतलब किसे सबसे पहले देखते हैं? मोबाइल, पूजा, समाचार, परिवार? सो के उठते तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं सबसे पहले मोबाइल देखते कि हैं। कितना मिस कॉल है, किनका किनका फोन आया, क्या अपडेट है, क्या न्यूज है। यही देखते 15 मिनट तक, एक आंख बंद करके एक आंख जो खोलते हैं उससे 15 मिनट तक ये देखते हैं। मुकेश सहनी की जिंदगी में सबसे बड़ी पॉलिटिकल भूल? पॉलिटिकल भूल तो नहीं कह सकते हैं कि जी। अभी तक हमने कभी नहीं किया। हाँ, पिछला चुनाव में हम थोड़ा जल्दीबाजी जरूर किए 2020 में। यही मंच था जहाँ पे मुझे लगता है कि उस समय इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इतना जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। बैठ के बातचीत होता तो कुछ रास्ता कुछ और निकल सकता था। हम कुछ नेताओं का नाम लेंगे, उन्हें एक शब्द में आप परिभाषित करें। नरेंद्र मोदी अच्छे नेता है, अच्छे नेता हैं, देश के लोगों को टोपी पहनाते हैं। देश के लोगों को टोपी पहनाते हैं। अमित शाह वो एक पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति है। उनके सामने कोई नॉर्मल आदमी जाए तो उसका आधा शरीर का शक्ति वो अपने में समा लेते हैं। नीतीश कुमार अभिभावक है, समय हो चुका है रिटायरमेंट का, और वो हम लोगों को अपना उत्तराधिकारी बनाए। उत्तराधिकारी बनाए। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। कल कहाँ रहेंगे, कल क्या होगा नहीं पता। नहीं पता। तेजस्वी यादव बिहार के लीडर है जी। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। उनके विचार पे चलेंगे, बिहार का कल्याण होगा। प्रशांत किशोर संघर्ष करने वाले हैं, जी। अच्छे से संघर्ष करने, बिहार के तरक्की की बात कर रहे हैं। हमारा शुभकामना उनके साथ है। मुकेश सहनी को डर किससे लगता है? पत्नी से, बेटी से या किसी तीसरे से? बच्चे से। बच्चे से। आज मुकेश सहनी अगर सीएम बन जाएं तो पहला फैसला बिहार में क्या करेंगे? सीएम बनने का सपना मैंने नहीं देखा। जी। हम अपने आने वाला पीढ़ी को सीएम बनाएंगे, इसका सपना मैंने देखा है। अभी हमें मजबूती से काम करना है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देखा और इस बार हम पूरा कर लेंगे। आपको डिप्टी सीएम बनाया जाए, आपका मंत्रालय उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग हो, बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी, शराबबंदी खत्म हो जाएगी? इसके लिए हम बिहार के जनता के बीच में चर्चा करेंगे जी। और पूरे बिहार में इसके ऊपर हम, क्योंकि जो स्थिति बना हुआ है इससे बहुत सारे लोगों को लाभ भी हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो रहा है। इस नुकसान का पहलू पक्ष हम पूरे बिहार के जनता के बीच में रखेंगे और फायदे का पहलू भी बिहार के जनता के बीच में रखेंगे और इसके लिए जनमत के द्वारा जो भी डिसीजन होगा उसके ऊपर काम किया जाएगा। क्या आप दोबारा कभी एनडीए में शामिल होंगे? जी नहीं। नहीं। आपके मुताबिक बिहार सरकार में सबसे कमजोर मंत्री कौन है? बिहार सरकार में कमजोर मंत्री? जी। सब कमजोर मंत्री ही हैं, सब कमजोर कोई मंत्री अच्छे नहीं है। हाँ। अभी बिहार सरकार जो है ना, सरकार नहीं चला रहे हैं, हाँ। ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेट चला। आईएएस आईपीएस बिहार को चला रहे हैं।
यहाँ पे किसी मंत्री का कोई औकात नहीं है। मैं रहा हूँ ना मंत्री में, मैंने देखा है ना, अपने जून महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते मंत्री, तो काहे का मंत्री। अब मैं वही सरकार में जुलाई में भी हमने ट्रांसफर पोस्टिंग 1 नहीं 500 की संख्या में मैंने किया था। तो ये होता है मंत्री। अब जो अपने विभाग में भी मंत्री ना बना मंत्री ट्रांसफर कर सकते, जो मंत्री कहे कि हमारे विभाग में चपरासी मेरी बात ना मान रहा है, तो फिर वो काहे का मंत्री। चलिए, तो देखिए, बिहार की बात के मंच पर आपने बहुत साफ गोई से अपनी बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सहनी जी। चुनाव करीब आ रहा है, अभी कई चरण होंगे, कई सत्र होंगे, बिहार की बात का अगला सत्र भी होगा, उसमें भी आपको बुलाएंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।